एक और नई सुबह, एक और नया दिन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल आतिफ मिनट व्लॉग्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मेरे साथ हैं मेरे कलीग्स और फिजिक्स के स्पेशल टीचर आसिफ सर। और आसिफ सर एक मोटिवेटर भी हैं, काउंसलर भी हैं और सर के कुछ अपने ऐसे गोल्डन रूल्स हैं। अगर कोई बच्चा उनको अपने एग्जाम से पहले अप्लाई कर ले तो सर का कहना है कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। तो आज सर वही गोल्डन रूल्स मेरे कहने पे मेरी ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू वेरी मच सर। और आपने जैसे मुझे आज इनवाइट किया कि कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स आपके ऑडियंस को बताऊं जो मैं नॉर्मली एग्ज़ाम के दिनों में, स्पेशली क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को बताता हूं कि एग्ज़ाम के दिनों में उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। तो स्पेशली एग्ज़ाम के दिनों में कैसे पढ़ना है, तो एक टॉपिक आज हम यही स्टार्ट कर लेते हैं कि हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड रहती है। मैं आपसे बताऊं, बच्चा कभी फील नहीं करता कि वो इस बारे में सोचे कि एग्जाम्स के दिनों में कैसे पढ़ना है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, लेकिन वो कभी परेशान भी रहता है बच्चा कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। यस, मतलब पॉइंट ये है बताने का कि वो ये तो सोचता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता कि एग्जाम के दिनों में कैसे पढ़ना है। असल में एग्जाम के दिनों की ही पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई होती है जो ये डिफरेंस क्रिएट कर देती है कि एक बच्चा टॉपर होता है और एक बच्चे के मार्क्स 95-96 आते हैं। बिल्कुल। चलिए, टॉपिक ऐसा है कि अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जिन्हें अगर आपकी ऑडियंस फॉलो करेगी तो अनडाउटेडली वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने इन बोर्ड एग्जाम्स में। ओह माय गॉड, तो आपने सुना कि सर ने क्या बोला? अनडाउटली आप लोग कंफर्म एक अच्छा सा मतलब गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। तो सर कौन से हैं वो आपके गोल्डन रूल्स बताइए। चलिए, कुछ गोल्डन रूल्स जिन्हें आप नाम देना चाहते हैं, मैं इन पॉइंट्स को 4 या 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे एक फर्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों के लिए कि उन्हें हमेशा अपने टीचर के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। इवन ड्यूरिंग देयर बोर्ड एग्जाम A student must be always in the contact of his teacher। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने देखा कि मतलब काफ़ी सालों से मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चा जैसे ही एग्ज़ाम का अपना सिलेबस फिनिश करता है वो घर बैठकर पढ़ना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर उसका टीचर से एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम के दिन आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं, अब अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दिनों में उसको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम क्या वो खुद से सॉल्व कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब उसको कहाँ जाना है? टीचर के पास जाना है। अब अगर वो टीचर के कांटेक्ट में नहीं है या टीचर से एक डिस्टेंट रिलेशनशिप बना चुका है तो कई बार बच्चा हेजिटेट भी करता है कि मैं बहुत दिनों से तो टीचर से नहीं मिला था, अब जाऊँगा तो क्या फेस करूँगा क्या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में होती हैं। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ बच्चों से कि हमेशा अपने टीचर के कॉन्टैक्ट में रहो, और इन दिनों में तो अपने टीचर के कॉन्टैक्ट में आपको रहना ही चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये भी है, कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई कॉन्सेप्ट उसका बिगड़ गया, वो डायरेक्ट अपने टीचर से पूछेगा अगर उसके कांटेक्ट में है, अपना टाइम बचाएगा और फटाफट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएगा, स्टक नहीं रहेगा एक टॉपिक पर। तो ये इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि बच्चा टीचर के कांटेक्ट में है या नहीं है। तो सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि गोल्डन रूल्स का रूल नंबर 1 ये है कि बच्चे को बिल्कुल अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो सर, और रूल नंबर 2 क्या है आपका? रूल नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं अभी कि बच्चा किस तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए अप्रोच करे। अच्छा, इसको हम अगर सीधा सा हेडिंग दे दें, टेक 1 एग्जाम एट अ टाइम। एक बार में एक ही एग्जाम के बारे में बच्चे को सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसका नेक्स्ट एग्जाम अभी इंग्लिश है और उसके बाद उसका एग्जाम नेक्स्ट होने वाला है अकाउंट्स या फिजिक्स होने वाला है, आप ऐसा मान हाँ, कोई भी होने वाला और है। बच्चा सोच रहा है कि इंग्लिश के बाद मेरा जो अकाउंट्स का एग्जाम है या फिजिक्स का एग्जाम है, मैं उसके बारे में कैसे प्रिपरेशन करूंगा, कैसे उस एग्जाम की तैयारी करूंगा, जबकि नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? इंग्लिश है। तो इस तरीके से अगर वो सोचेगा तो उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जाम का तो पता नहीं क्या होने वाला होगा, लेकिन अभी जो उसका करंट एग्जाम है जैसे इंग्लिश, वो एग्जाम उसका जरूर बिगड़ने वाला है फिर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है वो उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जाम के सोचने में वेस्ट कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि सीधा सीधा बच्चे से कि अभी आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उस पर फोकस करो। ये एग्जाम के दिनों में पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे तक कब तक उसका डेट शीट चलती रहेगी और कैसे कैसे वो पढ़ेगा।
बस पहले नेक्स्ट एग्जाम को देखे, टेक वन एग्जाम एट अ टाइम वाली चीज़ उसको फॉलो करनी ही चाहिए। तो सर का रूल नंबर सेकंड आपने सुना होगा, बहुत अच्छा है कि बच्चे को अपने एग्जाम्स के दिनों के अंदर जो एग्जाम उसका नेक्स्ट एग्जाम है उस एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। ये ना सोचे कि जो मेरा उसके बाद एग्जाम है, इंग्लिश के बाद फिजिक्स का, अकाउंटेंसी का, उसमें मेरा क्या होगा, वो जो होगा बाद में उसको देखिए, लेकिन अभी जो एग्जाम है पहले उस पर फोकस करें। बिल्कुल तो सर, बहुत अच्छा अगर आप देखो ना, अगर वो अननेसेसरी आगे की चीज़ों पे फोकस कर रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रेस तो क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल। और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एक पॉइजन का काम करता है एग्जाम्स में। अगर बच्चे के ऊपर स्ट्रेस है तो वो कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपनी करंट स्टडीज के ऊपर। कि अगर बच्चा टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पा रहा है तो उसका स्कोर बड़ा अच्छा आने वाला है, लेकिन अगर वो टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर लाने में भी फेल हो ही जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और टाइम मैनेजमेंट बच्चे को समझना चाहिए होता क्या है, कैसे वो अपना टाइम सही से मेंटेन कर सकता है एग्जाम्स के दिनों में। अब यहाँ पर देखो, टाइम मैनेजमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये बता दें कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, क्योंकि वो बहुत मेन है हमारे बच्चों के लिए। टाइम मैनेजमेंट को हम यहाँ पर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा डेली टाइम मैनेजमेंट। डेली टाइम मैनेजमेंट में बच्चा अपना डेली रूटीन कैसे सेट करता है एग्जाम्स के दिनों में, ये चीज़ें डिस्कस करने की होती हैं कि बच्चा डेली रूटीन पे कर क्या रहा है। डेली टाइम मैनेजमेंट पे सभी बच्चों का अगर आप देखें तो अगर कोई बच्चा 6 घंटे सोता है मान लीजिए, और 3-4 घंटे उसके डेली रिचुअल्स जैसे नहाना धोना, खाना पीना और पूजा इबादत करना, इसके भी आप निकाल दीजिए, तो उसके बाद भी उसके पास 14 घंटे तो बचते ही हैं। हाँ बिल्कुल, इतना बचता है। क्वेश्चन ये है कि वो उन 14 घंटों को कैसे यूटिलाइज करता है अपनी स्टडीज में। अब मैं ये नहीं कहता कि उसे 14 के 14 घंटे पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर वो इन 14 आवर्स में से 10 to 12 आवर्स भी इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई में लगा दे तो 100% उसके मार्क्स तो अच्छे आने वाले हैं। ये चीजें मैटर करती हैं। अब उसको देखना है कि वो 10 to 12 आवर्स वहां से अपने अकॉर्डिंगली कैसे सेट करेगा कि उसके 10 to 12 आवर्स पढ़ाई में निकल जाए। अगर 10 to 12 आवर्स को निकाल पा रहा है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब जितने आवर्स वो लॉस कर रहा है, समझ लीजिए उसी के प्रोपोर्शन में उसके नंबर भी लॉस होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसको समझना चाहिए। तो अब बहुत से बच्चे होते हैं वो दिन में पढ़ते हैं, बहुत से होते हैं रात में पढ़ते हैं। तो भाई आपको सेट करना है कि आपके वो 10 से 12 घंटे कौन से होने वाले हैं जहां पर आपको मैक्सिमम आउटपुट लाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इस पे ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने सोचा कि मैं रात को 2 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन वो क्या करता है उस 2 घंटे के बीच में अपना फोन लेके बैठ जाता है। तो बच्चे को वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगर 2 घंटे की स्टडी पे क्या है, हाँ, बच्चे बहुत जल्दी डिविएट हो जाते हैं पढ़ाई से, तो उसी के लिए ये टाइम मैनेजमेंट का काम आता है। अगर उसने टाइम मैनेजमेंट करा है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 आवर्स निकालने हैं पढ़ाई के, तो वो 10 आवर्स निकालेगा, उसको ध्यान रहेगा कि मुझे फ़ोन में या किसी अननेसेसरी एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। बट अगर वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करेगा तो फिर वो बहुत इजीली डिविएट हो जाता है। अच्छा, उसे ये भी ध्यान में रखना है कि अगर उसने 10 आवर्स निकाले हुए हैं तो उसे लगातार कितने घंटे पढ़ना है। क्या वो लगातार 3 घंटे पढ़ सकता है, क्या वो लगातार 4 घंटे पढ़ सकता है, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना होता है। क्योंकि अगर वो इस बात का ध्यान नहीं रखेगा तो हो सकता है कि मेंटल बर्नआउट का शिकार हो जाए। अब ये मेंटल बर्नआउट, हाँ, ये होता क्या है मेंटल बर्नआउट, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे हाँ, कि सर ने कौन सा वर्ड यूज कर दिया। मेंटल बर्नआउट जो है ये आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बच्चों का पढ़ते पढ़ते माइंड काम करना फिर बंद कर देता है। वो किसी चीज को फिर एक्सेप्ट नहीं करता उनका माइंड। वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो माइंड उनके, वो चीज उनके माइंड में जा नहीं रही है। ऐसा होता है बच्चों को। बच्चे को लगेगा कि मैं तो 2 घंटे पढ़ा हूं, लेकिन 2 घंटे में से उसका 1 घंटे बाद ही मेंटल बर्नआउट हो चुका था, अगले 1 घंटे की स्टडीज सारी खराब हो गई है। इसको मेंटल बर्नआउट बोलते हैं, इस स्टेज को। तो उसे बच्चे को रियलाइज करना है कि किस स्टेज पर आने के बाद, उसके पढ़ने के बाद भी जो चीजें वो पढ़ रहा है वो चीजें उसके माइंड में आना बंद हो गई हैं। उस स्टेज पर उसे ब्रेक लेना चाहिए। तो ये जो ब्रेक वाली जो टेक्निक है कि ब्रेक कब लेना है, उसको बच्चे को खुद ही समझना होगा कि किस पॉइंट पर मैं मेंटल बर्नआउट के बहुत करीब आ चुका हूं, अब यहाँ पर मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। इन ब्रेक्स के साथ ही उसे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो स्टडीज होती हैं स्मॉल स्मॉल चंक्स ऑफ टाइम में, कि 1.5 घंटा पढ़ लिया या 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 10 से 15 मिनट का गैप ले लिया। इस तरीके से अगर बच्चा पढ़ेगा तो मेंटल बर्नआउट से भी सेफ रहेगा और अच्छी तरह से कंसंट्रेट करेगा, फोकस करेगा और ज्यादा आउटपुट निकाल पाएगा अपने पढ़ाई। और इसमें एक बात ये भी है सर, अगर किसी बच्चे ने सोचा कि मैं कंटिन्यूसली 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 1 घंटा पढ़ते उसका माइंड थोड़ा सा थक चुका है, तो वहां उसको ब्रेक लेना चाहिए। बिल्कुल सर, 10 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है।
रेगुलर नहीं पढ़ सकता। रेगुलर आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, बीच में आपको बिल्कुल एकदम ब्रेक लेना जरूरी है। सर बहुत अच्छा लगा टाइम मैनेजमेंट सुन के। अच्छा, अब आपका फोर्थ पॉइंट कौन सा है? सर फोर्थ पॉइंट से पहले टाइम मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। एक तो होता है डेली टाइम मैनेजमेंट, जिसका मैं अभी बात कर रहा था। हाँ। एक पार्ट इसमें और है। डेली टाइम मैनेजमेंट के अलावा एक चीज होती है कि टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द डेट शीट। जो भी बच्चे की डेट शीट आई है, बच्चों को अपनी डेट शीट बिल्कुल प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए कि कौन सी डेट में कौन सा एग्जाम है, पहले कौन सा एग्जाम है, बाद में कौन सा एग्जाम है। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ऐसा हर साल होता ही है किसी न किसी एग्जाम में, मैं देखता हूँ ऐसा हर साल होता है। जब डेट शीट आती है तो कई बार होता है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स का बच्चे का एग्जाम है, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में उसको 10 छुट्टियां मिली हैं फॉर एग्जाम्पल। जैसे सर मैं अगर आपसे पूछूं, आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, बिल्कुल, तो इस बार इकोनॉमिक्स में कितनी छुट्टियां हैं? इस बार इकोनॉमिक्स एग्जाम मोर देन 20 डेज इंग्लिश के बाद से बच्चों को मिली है। इकोनॉमिक्स के जस्ट बाद कौन सा एग्जाम है सर? अकाउंटेंसी, और उसमें सिर्फ बच्चों को छुट्टी 4 to 5 डेज सिर्फ। अब देखिए सर, जो बिल्कुल मैं पॉइंट बोलने वाला था ना, वो यहाँ पर बिल्कुल एकदम से वैलिड होने वाला है इस साल बच्चों के एग्जाम में। बिल्कुल, बच्चे को इकोनॉमिक्स में आप बोल रहे हैं अराउंड 20 डेज की छुट्टियां हैं, और अगला एग्जाम अकाउंट्स का है। अब आप सब जानते हैं कि अकाउंट्स में बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। तो बच्चे को यहाँ पर अपना शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डेट शीट, कि वो 20 दिनों में से अगर बच्चा 10 दिन अकाउंट्स के लिए भी निकाल ले तो उसका एग्जाम अकाउंट का भी बेहतरीन होने वाला है और इकोनॉमिक्स का तो बेहतरीन होने ही वाला है। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डेट शीट। ऐसे ही मैंने देखा है कि साइंस स्ट्रीम के बच्चों की भी डेट शीट हो जाती है। कई बार होता है कि बायोलॉजी में बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं 10-12, और बायोलॉजी के नेक्स्ट बाद एकदम से एग्जाम आ जाता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में कम छुट्टियां हैं, तो उसको पहले से ही अपना मैनेज करना है कि केमिस्ट्री में अगर कम छुट्टी हैं तो वो बायोलॉजी की छुट्टियों को अगर 3 दिन भी उठा के केमिस्ट्री में डाल देगा तो केमिस्ट्री के लिए भी अच्छा टाइम अवेलेबल है और बायोलॉजी के लिए भी अच्छा टाइम अवेलेबल है। इस तरीके से उसे अपना टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द डेट शीट भी देखना चाहिए और अपना डेली टाइम मैनेजमेंट को भी उसको प्रेफरेंस देनी ही रहेगी। ये टाइम मैनेजमेंट का रोल है। तो आपने सुना कि सर ने कहा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा लंबा तो हो गया, लेकिन सर ने बहुत डीपली बातें आप लोग को बताई हैं कि आपको अपने टाइम किस तरीके से मैनेज करना चाहिए अपने एग्जाम के दिनों में। सर बहुत अच्छा। बाकी अब वो फोर्थ पॉइंट आपका कौन सा है? सर चौथा पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे बच्चे पूरे साल 3 घंटे की मूवीज एंजॉय करते हैं, वैसे ही एग्जाम भी हमारे यहाँ 3 घंटे के होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और इस 3 घंटे के एग्जाम से पहले वाले 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। अच्छा, यस। तो हमारा ये जो फोर्थ पॉइंट है वो यही है, 3 आवर्स बिफोर एग्जाम, कि एग्जाम से 3 घंटे पहले आपको क्या करना है। अब एग्जाम से 3 घंटे पहले सारे नोट्स, सारी किताबें बंद, अब नहीं देखना कुछ। अच्छा, एग्जाम से 3 घंटे पहले? 3 घंटे पहले बंद करवा दीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या राज है इसका? ऐसा क्या राज है इसमें? देखिए 3 घंटे पहले सारी बुक्स, सारे नोट्स बंद कर दीजिए। इसका क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा, वो जो लास्ट टाइम स्टडी वाला जो रोल रहता है ना, उस टाइम बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, क्या देखूं क्या देखूं, क्या ना देखूं, क्या छोड़ के जाऊं, क्या करके जाऊं। ऐसा होता है। तो बच्चा कंफ्यूज होगा तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ ही एग्जाम हॉल में पहुंचेगा। अब जो बच्चा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ एग्जाम हॉल में पहुंच रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वो 90s के मार्क्स में पहुंचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है। तो सबसे पहली चीज तो उसे ये लास्ट आवर स्टडी वाली जो हैबिट होती है ना, इसको छोड़ देनी है। 3 घंटे पहले सारे नोट्स, सारी किताब बंद, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है। अब फिर 3 घंटे पहले करना है क्या? 3 घंटे पहले उसे सारी नोट्स, सारी किताबें बंद करने के बाद आराम से रिलैक्स हो जाए, नहाए धोए और अपना फ्रेश हो ले। नाश्ता करना है, अच्छा सा नाश्ता करे, खाना खाना है, खाना खा ले। ठीक है। अब खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद वो कम से कम 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे अपने पहुंचना जरूरी है। उसको 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। अब मैंने यहाँ पर बोला खाना खा ले, इतनी पहले खाना खा ले, क्यों? देखिए ह्यूमन बॉडी है, और अगर आप टाइम टू टाइम कुछ चीज खा के जा रहे हो एग्जाम से पहले, हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे आपको ड्यूरिंग द एग्जाम वॉशरूम जाने की नीड हो जाए। हाँ, होता है, बहुत सारे बच्चे होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। अब अगर आप ड्यूरिंग द एग्जाम वॉशरूम जा रहे हो तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है, और उसकी वजह से अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो 2-3 नंबर गए। अगर छोटा भी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है तो 5 नंबर गए। ठीक है। तो ये सब चीजें पहले से ही प्लान होनी चाहिए हमारी। इसलिए बोलता हूँ कि 3 घंटे पहले उठ जाओ, आपको जो करना है करो, खाना पीना करना है सब करो। अगर आपको एकदम जाने से पहले नीड है फ्रेश होने की, फ्रेश होकर अपने 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने की पूरी कोशिश करें। वहां पहुंचने के बाद अब क्या करना है?
वहां पहुंचने के बाद अपने फ्रेंड्स से या अपने क्लासमेट से बिल्कुल भी ये मत डिस्कस करो कि तूने क्या पढ़ा और मैंने क्या पढ़ा। उस डिस्कशन में क्या होता है मैं आपसे बताता हूँ। उस डिस्कशन में अगर सामने वाले स्टूडेंट ने आपसे ये पूछ लिया कि मैं ये पढ़ कर आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और तुमने नहीं पढ़ा, तो अननेसेसरी होपलेस हो जाओगे। और ये होपलेस नहीं होना है आपको अपने एग्जाम से 1 घंटा पहले। सर ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बता दी, क्योंकि ये गलती बच्चे भी करते थे और मैं बताऊं कि एज अ टीचर मैंने भी बहुत बारी गलती करी है। सर ये बच्चे करते हैं कि हाँ। एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे और एक दूसरे से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, मेरा ये तो नहीं छूटा, मैं तेरा ये तो नहीं छूटा, और इस तरीके से अपना वो प्रीशियस टाइम वहां पर वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चे को, अगर उसके पास यहाँ पर 30 मिनट भी है, अगर 30 मिनट्स भी उसके पास यहाँ पर हैं, और वो होंगे, अगर वो 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करता है तो वो होंगे उसके पास, तो उसे अपने फ्लैश कार्ड यूज करने हैं और फ्लैश कार्ड से वहां पर रिवीजन कर लेना है। सर ये फ्लैश कार्ड कौन सा वर्ड यूज करा, और बच्चे के पास फ्लैश कार्ड होते क्या है, मतलब थोड़ा बताइए ऑडियंस को। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? फ्लैश कार्ड ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बच्चा एग्जाम से 1 दिन पहले बना लेगा, ये उसके पूरे साल की मेहनत होती है। अच्छा, फ्लैश कार्ड क्या है? फ्लैश कार्ड है कि एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट एक छोटे से कार्ड पर जो आपके पॉकेट में आ जाए, आप लिख लीजिए। इस तरह से लिख लीजिए कि बस आपको समझ में आ जाए, वो आपको किसी को नहीं दिखाने, किसी और को नहीं पढ़वाने, आपको समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है। और उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लिखते हैं हम लोग, जो चीज़ हमें डर लगता है ना कि ये सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि इसको मैं भूल ना जाऊँ या इसको मैं जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ, वो आपके फ्लैश कार्ड पे जरूर होनी चाहिए। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कुछ भी आपके चैप्टर से रिलेटेड या आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है, डायग्राम भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है, या कुछ और चीज़ भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स हो सकती हैं, वो आपके फ्लैश कार्ड पे होनी चाहिए। और कोशिश करें कि एक चैप्टर का एक फ्लैश कार्ड हो, चैप्टर लेंथी है तो 2 फ्लैश कार्ड एक चैप्टर के हो सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड जब बच्चा 30 मिनट पहले निकाल के रिवाइज करता है ना अपने सामने ऐसे करके, तो उसको सारी पिक्चर सामने आ जाती है जो उसने पूरे साल पढ़ाई करी है। सारी पिक्चर विजुलाइज हो गई, माइंड में आ गई। अब एग्जाम का टाइम होने वाला है, कोशिश करें 10 मिनट पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं, काम एंड कंपोज्ड बैठ जाएं जाकर एग्जाम हॉल में, रिलैक्स हो जाएं, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें एक बार, फिर उसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। ये एग्जाम से पहले के जो 3 घंटे मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने अब एग्जाम के 3 घंटे होने वाले हैं। अगर एग्जाम से पहले के 3 घंटे आप काम कंपोज रहे, फोकस रहे, रिलैक्स रहे, तो एग्जाम आपका उतना ही अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी बात। मुझे सर आपका 4th पॉइंट तो बहुत ही स्पेशल लगा, क्योंकि आपने बहुत अलग तरीके से बच्चों को बताया कि एग्जाम से पहले 3 घंटे पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, मतलब बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करना है, खाना खा सकता है, ब्रेकफास्ट कर सकता है ना। तो सर बहुत अच्छा लगा है 4th पॉइंट। बाकी 5th पॉइंट कौन सा होने वाला है आपका? बिल्कुल सर, 5th पॉइंट, 4th पॉइंट था हमारा एग्जाम से पहले, 5th पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और 5th पॉइंट है जस्ट आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम के फौरन बाद क्या करना है। अब एग्जाम हो गया बच्चे का, एग्जाम के फौरन बाद सबसे पहला पॉइंट है उसको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखना है। अब जैसे ही एग्जाम हो जाता है, अब अगर एग्जाम हुआ है तो 2 ही कंडीशन है, या तो उसका एग्जाम अच्छा हो गया होगा, या जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बुरा हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम अगर उसका अच्छा हो गया है तो अच्छा होने की वजह से हो सकता है कि बंदा ओवर एक्साइटेड हो जाए। उस ओवर एक्साइटमेंट में शायद वो एग्जाम वाला बाकी बचा दिन वेस्ट कर देता है कि एग्जाम बहुत अच्छा है, घर जाके रिलैक्स करेगा, सोएगा, अननेसेसरी ज्यादा सो जाएगा, जबकि उसके टाइम शेड्यूल में कितना सोना लिखा है 6 आवर्स या 7 आवर्स। हाँ, एज एग्जांपल जो भी अननेसेसरी वो ज्यादा सो गया, तो क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जाम का लॉस कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। ठीक है, तो इमोशन कंट्रोल करने हैं। अगर ओवर एक्साइटेड हुए भी हो 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाओ, सीधे घर जाओ। मैं बोलता हूँ एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, सीधे घर। तो सर मोस्टली बच्चे तो करते हैं ऐसा, इवन मैं भी करता था अपने स्कूल लाइफ के अंदर, कि बाहर निकलने के बाद दोस्तों से गप्पे मारते थे कि एग्जाम तेरा क्या हुआ, मैंने ये क्वेश्चन करा, तूने क्या करा, तो और आप बोल रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ सर, देखिए अब इसमें क्या है कि बच्चा एग्जाम के बाद दोस्तों से डिस्कस करेगा, और दोस्तों से डिस्कस करने के बाद पता चला उसने कोई एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा करा था, लेकिन डिस्कस करने के बाद उसका डिस्कशन का रिजल्ट ये निकला कि वो क्वेश्चन उसका गलत हो गया है। अब गलत हो गया तो क्या होगा, अब अननेसेसरी फिर से स्ट्रेस में आ जाएगा बच्चा, सोचता रहेगा पूरे दिन कि मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी थी और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अब यहाँ पर इस डिस्कशन से जो पेपर होना था वो हो चुका है, उसमें उसके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होने वाले नहीं है। बिल्कुल, वो तो हो चुका है, पेपर हो चुका है। ठीक है,
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिस्कस करो ही मत। अब आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो तो ये जो अभी आप डिस्कशन कर रहे हो एग्जाम के बाद, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के बाद, एग्जाम सेंटर के बाद बाहर खड़े होकर एक एक घंटा डिस्कशन करने में निकाल देते हैं। उसके बाद या तो वो ओवर एक्साइटेड होकर घर लौटते हैं, घर लौटने के बाद ओवर एक्साइटमेंट में पूरा दिन निकाल देंगे, या फिर वो डल होकर घर लौटते हैं, अंडर स्ट्रेस घर लौटते हैं, उसमें भी सेम कंडीशन है, अंडर स्ट्रेस है बंदा, फिर से पूरा दिन निकाल देगा, वेस्ट कर देगा सोचने में कि आज का एग्जाम तो बुरा हो गया। ठीक है, आज का एग्जाम अगर तुम्हें लग भी रहा है बुरा हो गया, उसका इफेक्ट नेक्स्ट एग्जाम पे क्यों आने दे रहे हो? अपने नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट आज से ही कर दोगे तो ये टाइम आपकी प्रिपरेशन में ऐड होने वाला है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि राइट आफ्टर द एग्जाम आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं करना है बिल्कुल भी कि एग्जाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। जो होना था हो चुका है, अब जैसा आप करके आए हो वैसे ही आपके मार्कशीट में आएगा। ना तो आज के डिस्कशन से मार्क्स बढ़ेंगे, ना आज के डिस्कशन से आपके मार्क्स घटने वाले हैं। जो हो चुका था वही आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होने वाला है। बस ये आपका मोटिव होना चाहिए कि एग्जाम हॉल से निकले अब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है मेंटली। तो सर बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बच्चे को जो है अपने दोस्त के साथ पेपर डिस्कस करेगा तो वो या तो मोटिवेट ज़्यादा हो जाएगा या वो डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि सर के 5 रूल्स ये पसंद आए होंगे। तो सर एक बार काउंटिंग्स करा दीजिए कौन से आपके 5 रूल्स थे, ताकि जो बच्चे कॉपी लेके बैठे होंगे वो उसे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। तो सर का रूल नंबर 1 कौन सा था? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में अपनी प्रिपरेशन करें। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि बोर्ड एग्जाम्स के दौरान पढ़ाई कैसे करनी है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपने टीचर के कांटेक्ट में रहना है। भले ही आप अपने टीचर के कांटेक्ट में पिछले कुछ दिनों से ना हो, दोबारा से कांटेक्ट में आ जाइए, इसमें शर्म ना करें, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आपका टीचर ही आपको सॉल्व करके देने वाला है। सेकंड रूल है आपका, एक एग्जाम को एक बार में देखो। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश है तो उसके बाद क्या एग्जाम है उसका भी दिमाग में से निकाल दो, पहले इंग्लिश की प्रिपरेशन करो। अननेसेसरी आगे के एग्जाम्स के बारे में सोचोगे तो अभी की जो एग्जाम होने वाला है पहला, वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो टेक 1 एग्जाम एट अ टाइम आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट टाइम मैनेजमेंट था हमारा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने टाइम को बच्चों अच्छे से मैनेज करना सीख जाओ। डेली टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो भी डेट शीट है उसकी डेट शीट के अकॉर्डिंग भी अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे ये कि आपको अपने एग्जाम से 3 घंटे पहले क्या करना है, 3 आवर्स बिफोर द एग्जाम आराम से रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओगे तो सब चीज़ें एग्जाम के सेंटर तक भी लेकर जाओगे। बहुत से बच्चे तो एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं, मैंने देखा है। हाँ। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि एग्जाम से 3 घंटे पहले वो वैसी लाइफ जी रहे हैं कि होपलेसनेस है और सोच रहे हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ के जाएं, पता लगा एडमिट कार्ड ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे को अननेसेसरी स्ट्रेस में डालती हैं और कुछ नहीं। तो 3 आवर्स बिफोर एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए। एंड राइट आफ्टर द एग्जाम जो हमारा 5th पॉइंट था कि एग्जाम के ठीक बाद आपको कैसा बिहेव करना है। ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका अगला एग्जाम कैसा होगा। तो इन 5 पॉइंट्स का फिलहाल आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। और बाकी आपके सर बहुत अच्छा लगा जो है आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, और जो आपके 5 गोल्डन रूल्स हैं जो आप अपने बच्चे को बताते हैं वो सारे रूल्स आज आपने मेरे साथ, मेरी ऑडियंस के साथ, और जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उन सबके साथ आपने शेयर करें। तो होपफुली दोस्तों आप लोग को भी आज बहुत मज़ा आया होगा। और आप लोग को पता है कि जो भी वीडियोस मेरी होती है उस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, और उस क्वेश्चंस के अंदर जिसका भी फर्स्ट कमेंट होता है तो मैं उसको 50 रुपीज़ का इंस्टेंट कैश प्राइस देता हूँ। अगर वो सिटी से बिलोंग करता है या कहीं से भी बिलोंग करता है तो UPI के माध्यम से उसके पास वो पैसे पहुँच जाते हैं। तो अभी पूरी वीडियो हमने क्या बात करी उसी के हिसाब से मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो अभी वो क्वेश्चंस का हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को ही समाप्त करते हैं। ठीक है आसिफ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए। तो मेरी साइड से, मेरी ऑडियंस की साइड से बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमें ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे हमारे चैनल को। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बिल्कुल आपने मुझे आज यहाँ पर इन बच्चों के लिए इन्वाइट भी किया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने चैनल पर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि अपने बच्चों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन भी कराते हो। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपका चैनल मुझे लग रहा है, एंड होपफुली कि ये चैनल आपका और आपको लेकर साथ में ग्रो करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर ने बहुत अच्छी बात कह दी है कि मेरा चैनल का नाम तो ब्लॉग है, लेकिन यहाँ पे हर तरीके की चीज़ आपको मिलती है। इसका ये मतलब है कि अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉगिंग भी, फूड ब्लॉगिंग भी, ट्रैवलिंग भी, और एजुकेशन की बातें भी, मोटिवेशन भी, सब कुछ आपको दोस्तों यहीं पर मिलने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर दो ना, ठीक है।
तो वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन गुड लक, गुड बाय एंड पीस आउट। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मैंने आतिफ मेरठ ब्लॉग्स के गिव अवे में पार्ट लिया था, जो कि उनका गिव अवे चल रहा है। हर वेडनेसडे और संडे को उनकी वीडियोस अपलोड होती हैं और वो उन वीडियोस में 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से आपको, अगर आप फर्स्ट पर्सन हैं जिसने सारे 5 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर किया है, तो आपको 50 रुपीज़ विनर अमाउंट मिलेगी। और जो है कल ही उन्होंने वीडियो डाली थी और जो है मैंने पूरी वीडियो ध्यान से देखी और उसके बाद सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। और जब आंसर्स दिए तो उसके बाद मेरा फर्स्ट कमेंट था और जो है मुझे मेरा कैश प्राइज़ ₹50 पेटीएम के थ्रू मिल चुका है। तो सब्सक्राइब करें आतिफ मेरठ ब्लॉग्स चैनल को और सपोर्ट करें हमारे आतिफ भाई को। धन्यवाद।